नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर मेरे इस YouTube आयरिश क्लासेस चैनल में आप सभी का वेलकम है। चलिए आज हम क्लास 10 के प्राकृतिक संसाधन के भाग 4 पर चर्चा करेंगे, जो नेचुरल रिसोर्स से है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें हम प्राकृतिक संसाधन के भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग। मानव हम अपनी हर ज़रूरतों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। मानव जो है अपनी हर ज़रूरत को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है, जिसमें पहले है वन विस्तार। अब भूमि का जो उपयोग है मानव अपने वन विस्तार करके भी उपयोग करता है, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना या उससे जो उसको पेड़ पौधा लगाने के बाद उसको फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद कृषि आयोग बंजर। कृषि जो बंजर भूमि है उसको कृषि योग बनाना, ये भी अपने हिसाब से मानव अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको तैयार करती है। फिर आगे है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, इमारत, सड़क, उद्योग। कुछ भूमि जो है कृषि के लिए भी कार्य करती है, कुछ भूमि में भी उपयोग करती है, कुछ इमारतों में, कुछ सड़कों में, कुछ उद्योगों में भी अपने आवश्यकता के अनुसार यूज करती है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है अस्थायी चारागाह एवं गौचर। अस्थायी चारागाह, जहाँ पर जानवरों के लिए चारा रखा जाता है अस्थायी रूप से, और या गौचर भूमि। गौचर भूमि उसको कहा जाता है कि जहाँ गाय जानवर चरने की जो क्षेत्र भूमि होती है उसको गौचर भूमि। तो मानव जो है अपने हिसाब से सारे भूमि को यूज करता है। अब है कृषि योग भूमि बंजर। कृषि योग है लेकिन वो बंजर भूमि है, इसका प्रयोग 5 वर्ष उपयोग ना हुआ। इस भूमि का उपयोग 5 वर्ष ना हुआ हो, 5 वर्ष से रखा हुआ है, लेकिन वो कृषि योग्य है। ये भी हो गया। वर्तमान परती भूमि। वर्तमान परती भूमि से हाल में ही साल या 6 महीने से परती पड़ी हुई है। छठा है अगला है ऐसी परती भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं हुई। ऐसी परती भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है। अब नेक्स्ट है शुद्ध बोई जाने वाली फसलें। शुद्ध बोई गई फसलें, तो कुछ भूमि ऐसा है कि जहाँ पर सिर्फ फसल ही उपजाया जाता है, हर फसल का उपजाऊ होता है। अगला है बाग बगीचे उपवन के संलग्न। कुछ पौधे पर बाग बगीचे पेड़ पौधे फल फूल लगाते हैं, वो भी एक अपने ढंग से उपयोगी है। अब भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भारत में भूमि का स्वरूप क्या है? भू उपयोग के 2 प्रमुख कारण निर्धारित करते हैं। पहला है भौतिक कारक। कहता है भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक कारक जो होता है, भौतिक कारक के अंदर भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। अगला है ख नंबर मानवीय कारक। मानवीय कारक, मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व पर ध्यान, तो जो बिजनेस पर भी ध्यान देते हैं, सांस्कृतिक परंपरा पर भी, ये सारे चीज़ इसमें शामिल है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में मात्र 90.3% भाग ही भूमि उपयोगी का आंकड़ा उपलब्ध है। यानी कि टोटल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें से 93% भाग ही जो है भूमि उपयोगी में है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोगी सर्वेक्षण नहीं पाया गया है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भू का उपयोग सर्वेक्षण नहीं पाया गया। वर्तमान में उपलब्ध क्षेत्रफल का 54% भूमि ही कृषि योग्य है। वर्तमान में जो है 54% भूमि जो है कृषि योग्य है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग खेती होता है। पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग जो है खेती किया जाता है। अब आगे है किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन होना, विस्तार होना अति आवश्यक है।
अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना अति आवश्यक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। यदि क्वेश्चन को पूछता है पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि पर कितना प्रतिशत भूभाग वन का विस्तार जरूरी है, तो आप ध्यान रखिएगा लगभग 33%। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 को बनाया गया। भूक्षरण और भू संरक्षण, नेक्स्ट टॉपिक है भूक्षरण और भू संरक्षण। इसको समझेंगे भूक्षरण क्या है। कहता है कि भूक्षरण मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना ही भूक्षरण कहलाता है। मृदा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना ही भूक्षरण कहलाता है। जैसे कि गतिशील भूक्षरण हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्रिक लहर। अब है आगे है तीव्र वर्षा। तीव्र वर्षा के कारण जो है मिट्टी का जो ज़्यादा वर्षा होता है तो मिट्टी का बहाव होता है, कटाव होता है, इसके कारण से भी भूक्षरण होता है। वनोन्मूलन, वन की कटाई के कारण होता है। अति पशुचंचल, अति पशु को चराने से जो भी मृदा का अपरदन था, क्योंकि वो जो चलता है उसके पैर से जो एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी बैठता है, इसके कारण भी होता है। खनन, हम खुदाई करते हैं तो खुदाई के उपरांत हम लोग क्या करते हैं, खाई के मलबे जो है साथ में खुले छोड़ देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि डस्ट जो है वो भूमि निम्नीकरण का शिकार हो जाता है। इससे कुछ जगह है जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब जगह पर जो है ऐसा होता है। पशु चंचल भूमि स्तर को भी पशु जो चरता है इससे भी जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। अब रासायनों का अत्यधिक उपयोग, आप जैसे कि रासायनिक केमिकल ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, तो उससे भी जो है भूमि के परत धीरे धीरे जम जाता है। खनिज पदार्थ, अब खनिज का आधारित क्या होता है कि हम मान लीजिए कि हम लोग खनिज जहाँ पर बनाते हैं खनिज, वहाँ पर डस्ट उड़ता है, वो धीरे धीरे जाके ज़मीन पर जो है बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या होता है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है और इससे जो है परेशानी हो जाता है, जिससे जो है भूमि का निम्नीकरण होना शुरू हो जाता है और ये मानव के लिए सबसे बड़ी कष्टदायक है। इस प्रकार लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि नुकसान हुआ है। इस प्रकार से जो है ये रासायन या खनन, अति पशु वनोन्मूलन, ये सब कारण जो है 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन जो है बर्बाद है। अगला है भू संरक्षण। अब भूमि को संरक्षण कैसे करेंगे। अब ये तो हो गया कि भूमि का ये सब हो गया, भूमि का जो है क्षरण हो रहा है, अब उसका रोका कैसे जाए, संरक्षण कैसे किया जाए। तो चलिए भूमि का सबसे पहले हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे कि फसल चक्र द्वारा मृदा पोषणीय स्तर बरकरार रखा जाए। फसल चक्र द्वारा यानी कि फसल को आप बदल कर लगाएंगे तो इससे मृदा में पोषणीय स्तर बना रहेगा। तिलहन और दलहन पौधे की खेती पर जोर देना है। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों को समुचित आय करके, पहाड़ी क्षेत्र को जो है समुचित खेती करके जो उस पर करेंगे तो वो हो जाएगा। अब अगला है कि वर्षा जल संचय, पृष्ठभूमि जल संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्पूर्ति का प्रबंधन। पवन वाले क्षेत्र में पट्टिका के, जिस पवन व ज़्यादा हवा जिस क्षेत्र में बह रहा है वहाँ पट्टिका खेती करें, मतलब छोटा छोटा क्याली बना के। उससे क्या होता है कि फसल के डस्ट जो होता है और जो मिट्टी का डस्ट है वो नहीं उड़ेगा, नहीं तो मिट्टी की डस्ट उड़ने से मृदा अपरदन हो जाती है, इससे उसको बचाया जा सकता है। वर्षा जल को भी हम संचयन करके रख सकते हैं। भूमि पृष्ठ जल को भी हम संरक्षण करके भूमिगत जल को लगातार आप पुनः पूर्ति करते रहेंगे। अब है प्राकृतिक खाद का प्रयोग। अब हम जो है जिस जगह पर रासायनिक खाद का हम प्रयोग करते हैं उससे मृदा अपरदन होता है या लवणीय हो रहा है, क्षारीय हो रहा है, तो इसको ना करके बल्कि हम प्राकृतिक खाद करें, जैविक खाद उपयोग करें। प्राकृतिक खाद हो गया, ह्यूमस हो गया, आप फसल चक्रण करके ये सब भी हो गया। आप जंगल को मतलब जैसे कि हम लोग तरह होता है कि घास हम लोग बोते हैं और वो उसको भी काट के अपना उसमें सरा गला देंगे, वो भी हो गया। जैविक खाद हो गया कि आप गोबर जो होता है उसका आप खाद बनाइए और वो आप खेत में डालिए, उससे भी मृदा अपरदन का जो है वह अगला भू संरक्षण होगा। और मृदा वृक्षारोपण, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, इससे भी ज़्यादा जो है आपका वृक्षारोपण से भू संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष लगाने से भूक्षरण को रोका जाता है। अभी जैसा कि आपने समझे कि ये सारा चीज़ मैंने बताया और
और जो है आप ये सब सारे समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।